हाय एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स चैप्टर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का है और हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की जान ली है। लास्ट सेशन 6.4 है चैप्टर 6 का, जिसको हमने प्रीवियस सेशन पे स्टार्ट किया कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला, ये सारी चीज़ें जानी। इस सेशन पर हम 6.5 के एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे कि विच टाइप ऑफ द एप्लीकेशन आर कंसर्न्ड टू कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड एंड कोड, तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पर इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, सो देयर इज अ कोर्स लाइव ऑन udemy.com जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप यहाँ से कोर्स कंप्लीट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो बिफोर प्रोसीडिंग, सबसे पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि हमने प्रीवियस सेशन पे डिस्कस कर लिया, कि एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी फर्स्ट ऑर्डर हम किस वक्त कह रहे होते हैं, लीनियर से क्या मुराद है, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम ऑलरेडी जानते आ रहे हैं। अब हम 6.4 के कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि किस तरह की एप्लीकेशंस कंसीडर होती हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। ओके, सो द एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम द मिक्सचर प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल नंबर 4. So a tank contains 50 gallons of a solution composed 90% of the water and the 10% of the alcohol. यानी 50 gallons of the solution एक टैंक में मौजूद है जो कि कंपोस्ट किया गया है 90% वाटर एंड 10% अल्कोहल से, जबकि सेकंड सोल्यूशन कंटेन करता है 50% वाटर एंड 50% अल्कोहल से। नाउ इज एडेड टू द टैंक एट द रेट ऑफ द 4 gallons पर मिनट। यानी जो दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास वो 50% वाटर एंड 50% अल्कोहल का है, जिसे ऐड किया जा रहा है टैंक के अंदर 4 गैलन पर मिनट के टाइम के रिस्पेक्ट से। ठीक है, एज द सेकंड सोल्यूशन इज बीइंग एडेड, द टैंक इज बीइंग ड्रेन्ड एट द रेट 5 गैलन्स पर मिनट। यानी जब सेकंड सोल्यूशन को इस टैंक में ऐड किया जा रहा है तो उसी टैंक पे नीचे की तरफ एक ड्रेन सिस्टम बनाया गया है, यानी वहाँ से वाटर निकल रहा है जो कि आप यहाँ पर देख रहे होगे। ठीक है, और जो निकलने की स्पीड है यहाँ से वाटर की या सोल्यूशन की वो 5 गैलन्स पर मिनट की है, जो कि फिगर में दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर एंटर किया जा रहा है 4 गैलन पर मिनट के, और ये यहाँ से ड्रेन हो रहा है। तो एज्यूमिंग द सोल्यूशन इन द टैंक इज स्टिर्ड कॉन्स्टेंटली, हाउ मच अल्कोहल इज इन द टैंक आफ्टर द 10 मिनट्स। यानी अगर ये चीज़ कॉन्स्टेंट वे पर सोल्यूशन इस टैंक्स में दाखिल हो रहा है और उसी तरह से निकल भी रहा है, तो 10 मिनट के बाद जो अल्कोहल होगा उस टैंक के अंदर वो कितना रह जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन लेट y बी द नंबर ऑफ द गैलन्स ऑफ द अल्कोहल इन द टैंक एट द टाइम t। यानी टाइम t पे जो y रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ द गैलन्स के को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहल के। सो यू नो दैट y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 इसलिए ये लिखा गया है क्योंकि जो ड्रेन ऑफ वाटर है या ड्रेन ऑफ द सोल्यूशन है वो 5 गैलन पर मिनट के रिस्पेक्ट से हो रही है, एंड t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल टाइम पर। Because the number of the gallons of the solution in the tank at the time is 50 minus t। यानी जो इनिशियल आप टाइम निकालोगे वो 50 माइनस टी होगी। ठीक है, 50 क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 50 गैलन्स जो है वो फर्स्ट ही वहाँ पर मौजूद था और उस टाइम को उससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है जिस टाइम पर आप वो सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हो कि हाउ मच द अल्कोहल इज इन अ टैंक। सो बेस्ड ऑन दिस एंड द टैंक लूजेस 5 गैलन्स ऑफ द सोल्यूशन पर मिनट, यानी 5 गैलन के रिस्पेक्ट से वो लूज भी कर रहा है। तो इफ इट मस्ट लूज 5 डिवाइड बाय 50 माइनस टी वाई गैलन्स ऑफ अल्कोहल पर मिनट। इस रिस्पेक्ट से जो सिंप्लीफाइड यहाँ पर सोल्यूशन बन रही है वो बन रहा है 5 डिवाइड बाय 50 माइनस टी एंड डॉट वाई। ये इसका स्पेसिफाइड फॉर्म बन रहा है जिसकी बेस पर हमें अल्कोहल के नंबर ऑफ गैलन का पता चल रहा है पर मिनट। फर्दरमोर बिकॉज द टैंक इज गेनिंग 2 गैलन ऑफ द अल्कोहल पर मिनट, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द अल्कोहल इन द टैंक इज गिवन बाय इन दिस फॉर्म। सो डी वाई अपॉन डी टी, यानी जो y में चेंजिंग है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो 2 गैलन्स है पर मिनट पे। तो मैंने लिखा 2 माइनस वो जो फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशंस था हमारे पास 5 डिवाइड 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म था। अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम सेपरेट कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो पार्ट था वो नेगेटिव का था, वो इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया, 2 उसी तरफ रहा। अब हमें क्या करना होगा, जो लीनियर फॉर्मेशन है P ऑफ x और Q ऑफ x का जो फॉर्मेट है
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो कि फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, उसके मुताबिक अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ टी निकालना है, जिसको हम पी ऑफ एक्स कह रहे थे. तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 50 माइनस टी, एज वी हैव सीन दैट. सो नाउ इंटीग्रेट दिस वैल्यूज. तो इंटीग्रेट पी टी विद रिस्पेक्ट टू द डी टी जब किया गया तो इसकी वैल्यूज आ गई -5 ln 50 माइनस टी. तो 50 माइनस टी को हमने एब्सोल्यूट किया ताकि इसकी वैल्यूज नेगेटिव ना आए. तो बिकॉज टी इज लेस देन 50 यू कैन ड्रॉप द एब्सोल्यूट वैल्यू साइन एंड कंक्लूड. यानी टी की वैल्यू लेस देन 50 है तो हम ड्रॉप कर सकते हैं एब्सोल्यूट साइन को. तो बेस्ड ऑन दिस अब जो क्रिटिकल वैल्यूज बनेगी बेस्ड ऑन द कंडीशन, अगर आपने प्रीवियसली सेशंस देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्यों लिखा गया है. तो इंटीग्रेट करेंगे पी टी डी टी को इन द पावर ऑफ द एक्सपोनेंशियल लिखा, और उसके बाद जब हमने सॉल्व किया इसे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 1 डिवाइड 50 माइनस टी टू होल पावर 5. आफ्टर दैट जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल के बेस पर वैल्यूज आ गई तो अब ये हमारे जनरल सोल्यूशन की तरफ मूव होगा. तो हमने y डिवाइड 50 माइनस टी टू पावर 5 लिखा क्योंकि इसके साथ हम y लिखेंगे. इंटीग्रेट किया जनरल फॉर्म, जिस तरह से इंटीग्रेट का मेथड होता है. इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मेट ऑफ द वैल्यूज बनी. अब हम वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं जिसके ज़रिए से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो जब ये जनरल सोल्यूशन आया तो इसमें से हमने c को फाइंड करना है. तो y की वैल्यू 5 और t इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट से हमने c भी फाइंड कर लिया. तो c फाइंड हो गया. जब ये c की वैल्यू फाइंड हो गई तो जो जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन था हमारे पास 50 माइनस टी डिवाइड बाई 2 माइनस 20, इसमें हमने t की वैल्यूज c की वैल्यू पुट कर दी. जैसे ही हमने c की वैल्यू पुट की और इसको t की वैल्यू 10 के रिस्पेक्ट से देखा, ठीक है, क्योंकि हमने 10 मिनट के बाद चेक करना था कि नंबर ऑफ द गैलन ऑफ द अल्कोहल कितने हैं. तो हमने t की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, ठीक है, 10 की. और उस रिस्पेक्ट से जब इसे हमने चेक किया, इधर इसकी बात हो रही है, तो इसके पास जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई वो 13.45 हुई. यानी मैं कह सकता हूँ कि 13.45 gallons are remaining after the 10 minutes in a form of the alcohol in a tank, which represent a solution containing 33.6% alcohol overall. तो ये formats of the solution का हमें पता चला by using the differential equation. So that is the first application कि हम किस तरह से rate of change के behalf पर एक मिक्सचर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कि उसमें क्या वेरिएशन आ रही है. हमने सबसे पहले एक मैथमेटिकल मॉडल अंडरस्टैंड किया कि ये जो पार्ट लिखा गया है ये एक मैथमेटिकल मॉडल है. तो इस मैथमेटिकल मॉडल के रिस्पेक्ट से आप अपने प्रॉब्लम को सिक्योरली क्या करते हो, सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हो. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वन, अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट विथ एयर रेजिस्टेंस. कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और उसमें एयर रेजिस्टेंस मौजूद है. तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रही है. सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम द होवरिंग हेलीकॉप्टर. तो कोई मास है जो ड्रॉप किया जा रहा है एक हेलीकॉप्टर से. तो फाइंड इट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम t. तो इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है एट द टाइम t, एज्यूमिंग दैट द एयर रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस है, इज प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी. एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, और कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो इसका मतलब है कि जो g की वैल्यू स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करते हैं 9.8, तो नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव और ऊपर से नीचे की तरफ g को हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यूज. सो द सोल्यूशन सजेस्ट है द वेलोसिटी वी सेटिस्फाई द इक्वेशन dv अपॉन dt, विच मीन जो हमारा फंक्शन है उसमें जो रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग हो रही है वो बराबर है kv के. ठीक है, कांस्टेंट जो कि प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वेलोसिटी है, और डिवाइड बाय m, ठीक है, जो कि मास को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू g, विच मीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये कंप्लीट जो है वो g को, यानी इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हमने सबसे पहले क्या किया, मैथमेटिकल या फिजिक्स स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया. नाउ लेटिंग b इक्वल टू k अपॉन m. तो b को हमने k अपॉन m लिया, सो यू कैन सेपरेट वेरिएबल टू ऑब्टेन. अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, यानी dv को इस तरफ ले गए, dt को इस तरफ लेके चले जाएंगे. ठीक है, dv के ट्रम्स आ गए. जब ट्रम आ गए तो इंटीग्रेट किया वेरी सिंपल इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक. एंड नाउ आफ्टर दैट जो हमारे पास c एक्सपोनेंशियल माइनस b टू कैपिटल C था उसे हमने c से रिप्रेजेंट कर लिया. तो g माइनस bv की जो वैल्यू आ गई वो आ गई c एक्सपोनेंशियल माइनस bt. और ये वही ट्रम है, अगर आप बगौर देखो, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एज ए स्टैंडर्ड वे लेकर चल रहे होते हैं. ठीक है, जिसको हम ग्रोथ या डीके के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो फॉर्म यहाँ पर आ चुका है. नाउ बिकॉज द ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड, तो अब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 और इनिशियल टाइम उसका 0 लिया गया है, जबकि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो g ली गई है. ठीक है, g का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया गया है. तो नाउ इट्स फॉलोज
माइनस बी यानी वी हमें कंक्लूड करना है, तो वी को सेपरेट किया, हमारे पास ये इक्वेजन हो गई। और इस इक्वेजन को जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो ये वैल्यूज बन जाती है एम जी अपॉन के 1 माइनस एक्सपोनेंशियल के टी डिवाइड बाई एन, विच मीन दिस इज अ standard form of your problem in a form of the differential equation. Now the last concept in a form of the application is a Bernoulli equation. Okay, the Bernoulli equation is a very special non-linear equations that shows that the linear form of the approximation substitution of the values. Okay, what does it standard way says? A Bernoulli equation, a well-known non-linear equation that reduces to a linear one with a appropriate substitutions to a Bernoulli equation named by after John Bernoulli, that's born 1654 and died 1705. So the Bernoulli equation is also the form of the differential equation, as we have seen that the first derivative plus pxy is equal to qx double derivative. Okay, तो y to power n है यहाँ पर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ y to power n यहाँ पर मौजूद है, तो इस इक्वेजन को बर्नौली इक्वेजन कहा जा रहा है। ठीक है, हम इसके तफसील पे नहीं जा रहे हैं बर्नौली इक्वेजन क्या हो, किस तरह से वर्क करती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फिजिक्स नाउ। तो हम इसकी प्रॉब्लम को सिर्फ डिस्कस करेंगे जो इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन डिस्कस हो रहा है। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 7 हियर, सॉल्विंग अ बर्नौली इक्वेजन्स, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द y बार प्लस xy एंड x एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर, एंड हियर यू कैन सी दैट y टू पावर n, ये वो पार्ट है जो क्वेश्चन में भी हमें दिखाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बर्नौली इक्वेजन है जिसका हमें जनरल सोल्यूशन मालूम करना है। ओके, सो फॉर द बर्नौली इक्वेजन लेट n इक्वल टू -3, और है भी यहाँ पर ऐसा, एंड यूज द सब्स्टिट्यूशन। अब हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो मैंने कहा कि z बराबर है y टू पावर 4 के। ठीक है, अब ये y टू पावर 4 किस तरह से हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, z इक्वल टू y 1 माइनस n, तो 1 माइनस n माइनस का 3, तो ये हो जाता है 4। तो बिहाफ ऑफ दिस z इक्वल टू 4, तो z बार बराबर हो जाएगा 4x क्यूब एंड y के लिए सिर्फ y बार। ठीक है, यानी डेरिवेटिव। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफरेंशिएट करके ये वैल्यूज लिखी गई है विद रिस्पेक्ट टू द y। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल इक्वेजन बाय 4y3, यानी 4y3 से मैंने अपनी स्टैंडर्ड ये जो इक्वेशंस थी दिस वन, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया तो अब जो हमारे पास इक्वेजन बनी वो किस फॉर्म पर आ रही है, ये ओरिजिनल इक्वेजन है, इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेजन ये बन गई। ठीक है, अब जब ये इक्वेजन मल्टीप्लाई करने के बाद बनी तो बेस्ड ऑन दिस जो हमारे पास लीनियर इक्वेजन होती है वो रिप्रेजेंट करती है इस चीज़ को। बर्नौली इक्वेजन की जो फॉर्मेशन है जो अभी हमने ऊपर भी देखा, जिसे y बार से लिखा जा रहा था, तो यहाँ पे z पे लिखा गया z बार प्लस px z एंड qx। तो क्या ये यही फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ठीक है, ये वाले पार्ट को हमने z से रिप्रेजेंट कर लिया, ये वाले पार्ट को, ये जो है। ठीक है, और बाकी तमाम वैल्यूज वैसे ही लिखी गई है, जहाँ y की पावर 4 है वहाँ पर हमने z लिखा, और जहाँ 3 है वहाँ पर मैं z बार लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर y की पावर 3 है। ठीक है, अब हम इक्वेजन इन लीनियर इन z है, तो p ऑफ x इक्वल टू 4x हमने प्रोड्यूस किया और उसके बाद इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2x क्यूब, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम फैक्टर या सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज को यूज़ करते हुए एक जनरल सोल्यूशन बनाते हैं। तो द एक्सपोनेंशियल 2x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x इसलिए लिखा है क्योंकि px एंड dx की वैल्यूज यहाँ पर सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने विच इम्प्लाइज दैट एक्सपोनेंशियल 2x स्क्वायर इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइंग द लीनियर इक्वेशन बाय दिस फैक्टर प्रोड्यूस, यानी ये जो पार्ट है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इससे हम अपने ओरिजिनल फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे लेफ्ट साइड, तो z वाले टर्म को हम यहाँ ले गए, x वाले टर्म को हम यहाँ लेके चले गए, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद एज वी नो, क्योंकि ये डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेट आएगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन वैसे ही मौजूद है, इंटीग्रेट किया गया, z की वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई। अगर हम डिवाइड करें इस साइड को एक्सपोनेंशियल 2x स्क्वायर से, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट, और यहाँ से ये वाले पार्ट को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं था तो मल्टीप्लाई की वैल्यूज़ आ गई। नाउ फाइनली z की वैल्यू हमने y4 एज्यूम किया था, वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, एंड दिस इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ this standard Bernoulli equation as we have seen in a question, right? This one. Hope you understand. थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन हमने उन्हीं लॉजिक को इस्तेमाल किया जिन लॉजिक के बिहाफ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर और डिग्री से क्या मुराद है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जानी।
तो इस तरह से हम चैप्टर 6 को यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें सेपरेटली ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिफरेंट टाइप्स को विद एग्जांपल देखना होगा एक दफ़ा, ताकि वो चीज़ें रिकॉल हो जाए जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो हमें पता हो कि ये किस टाइप का है। साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ की वर्ड की होती है, जैसे डिफरेंशिएशन के बाद डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के बाद डिफरेंशिएट का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें। अगर कोई सवाल हो चैप्टर 6 तक की तमाम चीज़ों में से किसी में भी, तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑन द टाइम सॉल्व किया जा सके। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।